इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्याय 59 होगा। अध्याय 59 के अंतर्गत यहाँ पे आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। इसका स्थापना यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्थानम समिति समिति 1962-1964 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। ये जो आप यहाँ एक बार फिर से उसको देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। अब यहाँ पर इसका पॉइंट नंबर 1 देखिए, भारत सरकार द्वारा 1962 में भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा 1962 में भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया गया, जिसमें संसद सदस्य के संतानम अध्यक्ष थे जिनमें संसद सदस्य के संतानम अध्यक्ष थे तथा 4 अन्य सांसद इसके सदस्य थे। इसके अलावा समिति में दो वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आप यहाँ देखिए, अगर आगे इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो सांविधिक संस्था है, ना ही संवैधानिक संस्था है। इस प्रकार देखा है तो ये जो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो ना तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी से 11 सितंबर 2003 को मिली। यह सांविधि पुस्तक के रूप में सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के रूप में अस्तित्व में आया था। यह सांविधि पुस्तक के रूप में सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के रूप में अस्तित्व में आया था। अब आपको आगे देखिए, 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक खुलासे में सूचना देने वाले सुरक्षा का प्रस्ताव, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन PIDPI मतलब पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन PIDPI के तहत सूचना देने वालों जिसको बोलते हैं विस्टर ब्लोवर्स द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने हेतु अधिकरण बनाया गया। उक्त प्रस्ताव को विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। आयोग को साथ ही ऐसी सशक्त एजेंसी के रूप में बनाया गया कि वह जानबूझकर दुर्भावना से प्रेरित शिकायतों पर कार्रवाई करे। आयोग को साथ ही ऐसी सशक्त एजेंसी के रूप में बनाया गया कि वह जानबूझकर दुर्भावना प्रेरित शिकायतों पर कार्रवाई करे। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए क्या CVC जो आप यहाँ शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है, जो कि किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त होगा, नियंत्रण से मुक्त होगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का अनुश्रवण करेगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का अनुश्रवण करेगा तथा केंद्र सरकार के संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने, समीक्षा करने, सुधार करने के संबंध विभिन्न पदाधिकारियों को सलाह देगा।
अब देखिए संरचना, यहाँ देखिए संरचना, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आयुक्त मतलब अध्यक्ष एवं दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है होती है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री एवं अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी पहले होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते। अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। पहला, यदि वह दिवालिया घोषित हो अथवा यदि वह नैतिक संहिता के आधार पर किसी अपराध में दोषी केंद्र सरकार की निगाह में पाया गया हो अथवा यदि वह अपने कार्यकाल में अपने कार्यक्षेत्र से बाहर से किसी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण करता हो अथवा यदि वह अमानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो राष्ट्रपति अनुसार अथवा यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह युक्त हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण एवं अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय में को भेजना होगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। वह दुराचरण का दोषी माना जाता है यदि वह केंद्र सरकार के किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो अथवा वह ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ एवं सुविधाएं किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता हो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवाशर्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती है और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान। अब देखिए और सतर्कता आयोग की संघ लोक सेवा आयोग के सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान। अब देखिए परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर संगठन, यहाँ पर देखिए सीबीसी का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा सीटीई तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्त सीडीआई की एक शाखा होगी तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्त सीडीआई की एक शाखा होगी। अब देखिए सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अवर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा में देखिए मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन सीबीसी की तकनीकी शाखा है जिसमें मुख्य अभियंता जिनका पद नाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है तथा सहायक इंजीनियरी स्टाफ होता है। इस संगठन को दिए गए कार्य निम्नलिखित है। पहला, सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण। सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण। निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसंधान। सीबीआई को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित है तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित है तथा सीबीसी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों जो सतर्कता विषयों पर सलाह या सहायता प्रदान करना। अब की विभागीय जांचों के लिए आयुक्त सीआईडी, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त सीडीआई जिसे बोलते हैं सीडीआई। देखिए सीडीआई कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, सीडीआई कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जिसको सीडीआई बोलते हैं। जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाइयों की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। कार्य देखिए क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार के निर्देश पर से किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 में केंद्र सरकार के प्राधिकरणों में किसी अधिनियम द्वारा इसके अंतर्गत स्थापित कोई निगम और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई सरकारी कंपनी, समिति और कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण।
केंद्र सरकार, यहाँ देखिए केंद्र सरकार के प्राधिकरणों में किसी अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित कोई निगम और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई सरकारी कंपनी, समिति और कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण। इसका पहला आपको क्या कार्य यहाँ पर है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। दूसरा देखिए यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का प्रयोग हो। और देखिए यहाँ पर भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा अब पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर है अखिल भारतीय सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा आपको IFS शामिल है। अब आप देखिए क्या है कि केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना CBI के कामकाज की देखरेख करना। चौथा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना CBI को निर्देश देना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना। फिर आपको आगे आने के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। फिर केंद्र सरकार इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना। इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं प्राधिकरणों को सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। फिर यहाँ पे देखिए क्या कि केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनिमय बनाने के लिए CBC से सलाह लेगी। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनिमय बनाने के लिए CBC से सलाह लेगी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC इसके अध्यक्ष होते हैं और 2 निगरानी आयुक्त, साथ में गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण तथा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिवगण चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इनकी अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नियुक्त करती है। फिर समिति इन निदेशक महोदय की राय से प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है। 2013 के लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट ने केंद्रीय निगरानी आयोग एक्ट 2003 तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन कर दिया है तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों में निम्नलिखित बदलाव किए हैं। आप यहाँ पर देखिए यह आपको वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का यहाँ पर था। अब इसको हटाइए। केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो में अभियोजन के निदेशक मंडल के तहत अभियोजन निदेशक को केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त करेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 सतर्कता आयुक्त, साथ में गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक
प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इन्हीं की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय केंद्रीय निगरानी ब्यूरो में पुलिस अधीक्षकों के पद पर अधिकारी नियुक्त करती है। केवल सीबीआई के निदेशक का चयन अलग तरीके से होता है। आयोग लोकपाल द्वारा समूह ए, बी, सी तथा डी के अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच कराने की शक्ति रखता है, जिसके लिए आयोग जांच निदेशालय स्थापित करता है। इस प्रकार के मामलों की प्राथमिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट समूह ए और बी के संबंध में लोकपाल को भेजी जाती है। इसके अलावा मैंडेट के अनुसार आयोग लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की आगे की जांच करेगा। ये जांच ग्रुप सी तथा डी अधिकारियों के बारे में होगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों पर आगे कार्रवाई के बारे में आयोग फैसला करेगा। फिर आपको आगे यहाँ पे कार्यक्षेत्र, आपके यहाँ देखिए कार्यक्षेत्र, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार आपको है। पहला देखिए अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित हैं तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी हैं। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी। तीसरा देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी। सरकारी तंत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची क और ख और ई8 और ऊपर के अन्य अधिकारी। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची क और ख और ई8 और ऊपर के अन्य अधिकारी। फिर आपको यहाँ पर सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची क और ख और ई7 और ऊपर के अन्य अधिकारी। साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी। जीवन बीमा निगम वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी। वे अधिकारी जो 3700 प्रतिमाह का वेतन संशोधन पूर्व पाने वाले हैं तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के हैं, जो दर समय समय पर संशोधित की जाती है। सोसाइटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में जो केंद्र सरकार के अधीन हो या उनसे नियंत्रित हो। अब सतर्कता आयोग अपनी कार्रवाई अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करता है। आयोग अपनी कार्रवाई विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियां हैं और इसका चरित्र भी न्यायिक है। यह केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वह उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके। अपने निर्देश पर किसी जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा इसके प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई करने की सलाह देता है। केंद्र के प्राधिकरण सीबीसी की सलाह पर विचार कर आवश्यक कदम उठाते हैं। यदि केंद्र सरकार या प्राधिकरण इसकी किसी सलाह से सहमत न हो तो उसे लिखित रूप में इसके कारणों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी कार्यकलापों वार्षिक कार्यकलापों के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालयों में सतर्कता इकाई देखिए। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभागों में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो कि संबंधित संगठन के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है तथा सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सचिव तथा कार्यालय प्रमुख को सहायता एवं सलाह देता है। वह संबंध संस्था तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी होता है। वह संबंध संस्था तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी होता है तथा दूसरी ओर संबंध संस्था तथा सीबीआई के बीच भी एक कड़ी होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संपादित कार्यों में सम्मिलित है। मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा संपादित कार्यों में सम्मिलित है। अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। दूसरा प्रतिवेदित सत्यापन योग आरोपों का अनुसंधान करना। तीसरा
सुरक्षा, अनुसंधान प्रतिवेदनों को संबंधित अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ भेजने के पहले प्रसंस्कृत करना। अनुसंधान प्रतिवेदनों को संबंधित अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ भेजने के पहले प्रसंस्कृत करना। चौथा, जब कभी आवश्यक हो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए मामले संदर्भित करना। जब कभी आवश्यक हो, अब देखिए, जब कभी आवश्यक हो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए मामले संदर्भित करना। अब आपको एक यहाँ पर पॉइंट नंबर देखिए, आपको आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 देखिए यहाँ पर। तो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 देखिए, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011, द व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के विभिन्न बिंदु इस प्रकार आपको हैं। आगे पॉइंट नंबर 6 में है कि मूल रूप में अधिनियम वर्ष 2011 था। अधिनियम का वर्ष 2011 था, बाद में इसे बदलकर 2014 किया गया। अब यहाँ देखिए, इंडियन एक्सप्रेस व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 13 मई 2014 को मिली थी। अब यहाँ पर देखिए, क्या इस एक्ट ने देखिए आपको व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिविधेयक 2011, द व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के विभिन्न बिंदु इस प्रकार हैं। एक इस एक्ट ने आपको व्हिसल ब्लोअर जो भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं की पहचान को गोपनीय रखने की एक विधि प्रस्तुत की है। जो व्यक्ति सरकार में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं या सरकारी सेवकों द्वारा अनियमितता का खुलासा करते हैं, वे अपराधित होने के भय से पूर्णतः मुक्त हैं। एक्ट ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि लोग भ्रष्टाचार की जानकारी दे सके या सरकारी सेवकों द्वारा विशेषाधिकारों का मनमाना दुरुपयोग होने पर, यहाँ तक कि मंत्रियों द्वारा होने पर भी उसका उजागर कर सके। फिर आपको यहाँ पर कि एक्ट के तीसरा देखिए, एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक भ्रष्टाचार का जनहित में उजागर एक सक्षम प्राधिकार के समक्ष कर सकता है। वह प्राधिकरण आपको है केंद्रीय निगरानी आयोग (CBC). केंद्रीय निगरानी आयोग (CBC) अधिसूचना के द्वारा सरकार कोई निकाय गठित कर सकती है जो भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करे। अब देखिए, तो चौथा, एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल का दंड दे सकता है, साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल का दंड दे सकता है, साथ ही 30,000 रुपये की जुर्माना भी लगा सकता है। 5वां, एक्ट कहता है कि हर भ्रष्टाचार उद्घाटन को विश्वासपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जो व्यक्ति उद्घाटन करता है उसे निजी घोषणा करनी चाहिए कि वह आश्वस्त होकर ही घोषणा कर रहा है, उसके द्वारा दी गई सूचना प्रामाणिक तौर पर सही है। अब उद्घाटन लिखित रूप से या ईमेल मैसेज द्वारा हो सकता है। पर वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होता है, उसमें पूरी बातें हो, साथ में पुष्टि हेतु कागज या सामग्री भी होनी चाहिए। अब देखिए, यदि कोई उद्घाटन करने वालों के नामों उल्लेख के बगैर हो, यानी शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक का नाम उल्लेख न हो तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक की पहचान प्राप्त न हो या सही न हो तो भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि यदि कोई उद्घाटन करने वालों के नाम उल्लेख के बगैर हो हालांकि यदि कोई उद्घाटन करने वालों के नाम उल्लेख के बगैर हो, यानी शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक का नाम उल्लेख न हो तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक की पहचान प्राप्त न हो या सही न हो तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब कि 8वां देखिए, यह एक्ट सेना तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल तथा पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे बल पर लागू नहीं होता है। यह एक्ट जो आपको है वह सेना पर तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल तथा पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे बल पर लागू नहीं होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है
आपको यहाँ पर आपको अध्ययन में अब आगे देखिए, आपको दूसरा अध्ययन में आपका 60 यहाँ अध्ययन नंबर 60 में आपको है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय आपके यहाँ पर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, सीबीआई बोलते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। अब आप ये देखिए कि सीबीआई की स्थापना आपके यहाँ देखिए, तो सीबीआई की ही स्थापना यहाँ पे देखिए क्या, तो सीबीआई की स्थापना आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकर द्वारा स्थापित हुई थी। तो सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकर द्वारा स्थापित हुई थी। बाद में से कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में से कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहाँ एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। वहाँ एक संबद्ध कार्यालय के विभाग डीओपीटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। बाद में देखिए, बाद में शोषक आपको, एक मिनट, बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि निगरानी के मामले देखता था, का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना देखिए, सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग 1962-64 में संथानम आयोग ने की थी। देखिए सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है। अब देखिए एनआईए एवं सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर है। एनआईए और सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर है। एनआईए की स्थापना 2008 एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकी आक्रमण के बाद हुआ। अब एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद हुआ। केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए। वहीं सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर एवं संगठित अपराध, आतंकवाद के अतिरिक्त से जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है। अब देखिए सीबीआई आदर्श वाक उद्देश्य एवं दृष्टि। देखिए, इसका आदर्श वाक आपको मोटा आदर्श वाक है उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। उसका आपको सीबीआई का आदर्श वाक आपको मोटो है। आदर्श वाक या मोटो जो आपको है वह उद्यम, निष्पक्षता, निष्पक्षता कानून की रक्षा करना, संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। इसका उद्देश्य यहाँ पर है कि संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। फिर आपको यहाँ पे क्या है, दृष्टि देखिए, इसका दृष्टि मतलब विजन। यहाँ पे देखिए दृष्टि अपने आदर्श वाक उद्देश्य तथा व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। पहला, सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचार से संघर्ष
वर्ष आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना। दूसरा देखिए विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना। तीसरा देखिए साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना। कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। फिर देखिए राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना। राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना। छठा आपके यहाँ देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करना। मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण यहाँ पर आपको पर्यावरण एवं यहाँ पर कुछ मिट गया है। कला वस्तु एंटीक्विज देखिए एंटीक्विज के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना। मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण कल्याण यहाँ पर होगा सर। पर्यावरण आपको एक में यहाँ मीट किया, पर्यावरण वस्तुएं कुछ होगा। पर्यावरण एवं कला वस्तु एंटीक्विज के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति देखिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति मानव तथा जांच अनुसंधान। वैज्ञानिक अभिवृत्ति मानव तथा जांच अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति मानव तथा जांच अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना। कार्यप्रणाली यहाँ पर कार्यप्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे किसी संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुंचे। कार्यप्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुंचे। फिर आपको आगे यहाँ पर सीबीआई का देखिए, आपको यहाँ पर सीबीआई का संगठन यहाँ पर देखिए, सीबीआई का संगठन देखिए मूल रूप में 1963 में सीबीआई की स्थापना निम्नलिखित 6 संभाग और डिवीजन के साथ की गई थी। मूल रूप में 1963 में आपको सीबीआई का स्थापना निम्नलिखित 6 संभाग बोले तो डिवीजन के साथ की गई थी। पहला देखिए अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोधक संभाग जिसको बोलते दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। दूसरा आपको तकनीकी संभाग टेक्निकल डिवीजन। तीसरा आपको अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। चौथा आपको देखिए शोध संभाग रिसर्च डिवीजन। पांचवा देखिए कानूनी एवं सामान्य संभाग लीगल एंड जनरल डिवीजन देखिए। छठा आपको प्रशासन संभाग एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन देखिए। वर्तमान में 2019 में सीबीआई की निम्नलिखित 7 शाखाएं। वर्तमान 2019 में सीबीआई की 7 शाखाएं आपको है। वर्तमान में 2019 तक आपको सीबीआई की 7 शाखाएं आपको है। पहला आपको भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है। दूसरा आर्थिक अपराध शाखा है। तीसरा विशेष अपराध शाखा है। चौथा नीतिगत एवं समन्वय शाखा है। पांचवा प्रशासनिक शाखा है। छठा आपको अभियोग निदेशालय है। और सातवां आपको केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला आपको यहाँ पर है। अब देखिए सीबीआई का गठन यहाँ पर देखिए, सीबीआई का गठन निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अध्यक्ष तथा पुलिस रैंक के अन्य कार्मिक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5,000 कार्मिक होते हैं तथा लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक है। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5,000 कार्मिक होते हैं। लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक होते हैं तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। सीबीआई
सीबीआई निदेशक, देखिए सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, सीबीआई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिस्थापन, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिस्थापन, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम सीबीसी एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठापन अध्यक्ष भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है, और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिनियम 2003, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। लोकपाल, देखिए यहाँ पर लोकपाल एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। आपको बदलाव के पहला क्या, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, आपको देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित बदलाव के जिसमें आपको पढ़ा किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय कोई न्यायाधीश हो की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। और दूसरा लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगी। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा में करेगी। उसका कार्य 2 वर्ष का होगा। अब आगे देखिए केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक की नियुक्ति करने चाहिए। केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अध्यक्ष या उससे ऊपर के रैंक की नियुक्ति करने चाहिए। यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो, जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्तगण गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 ने एक परिवर्तन किया। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 ने एक परिवर्तन किया। यह एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई महान नेता न हो, वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता समिति का सदस्य होगा। अब देखिए सीबीआई के जो कार्य है, सीबीआई के कार्य आपको यहाँ पर है क्या है। सीबीआई के कार्य आपको इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना। दूसरा राजकोषित आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनियमन आदि उल्लंघन के मामले। तीसरा देखिए पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। चौथा देखिए भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना।
फिर आपके यहाँ पर क्या है कि राज्य सरकार के देखिए यहाँ पर राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना। राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना। फिर अपराध से देखिए अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। सीबीआई देखिए सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासनिक अनुसंधान एक एजेंसी है। सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में लेती है। अब निर्देश प्राप्त होने पर ही हाथ में लेती है। अब देखिए सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। आपके सीबीआई की इंटरपोल शाखा करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। अब आपको आगे यहाँ देखिए कि आगे आपको आपका पूर्वानुमति का प्रावधान देखिए आपको पूर्वानुमति का प्रावधान देखिए। केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए। अब यहाँ केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार अब यहाँ पर पूर्वानुमति का प्रावधान देखिए। केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया। हालांकि 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने की पूर्वानुमति की जरूरत थी। आपको यहाँ देखिए द हिंदू में आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट नौकरशाह पर जांच के लिए सीबीआई को पूर्वानुमति की जरूरत नहीं। ये बात आपको साथ में दर्ज सुप्रीम कोर्ट ने गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गई थी आपको इस प्रकार द हिंदू के अनुसार हम देखिए कि सुप्रीम कोर्ट नौकरशाह पर जांच के लिए सीबीआई को पूर्वानुमति की जरूरत नहीं। ये आपको साथ में 2014 की बात उल्लेखित थी। अब कि एक संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के धारा 6A जिसमें संयुक्त सचिव उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। अब देखिए कि आपको एक संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के धारा 6A संयुक्त सचिव देखिए जिसमें आपको संयुक्त सचिव था उसके ऊपर के स्तर तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। अब आपको यहाँ पर है अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह ऐतिहासिक फैसला यह कई मामलों की जांच में आयोग को सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दे उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है।
नहीं। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जाँच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। फैसला लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊँचे पद पर क्यों ना हो, को खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 का एक अनिवार्य अधिदेश है। सरकार उसे एक समान न्याय होने से उसे एक समान न्याय से छूट के नहीं बनता। निर्णय नहीं आते क्योंकि वे समान अपराधी हैं। उन्हें जाँच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुज़रना है। पीठ ने कहा डीएसपी एक्ट की धारा 61 जो एक दर्जे के अधिकारी को सुरक्षा देता है, सीधे-सीधे नुकसानदेह है। पीठ ने कहा डीएसपी एक्ट की धारा 61 यहाँ पर है, धारा 61 जो कि आपको धारा 61 जो एक दर्जे के अधिकारी भ्रष्टाचार केवल इस कारण कि उनमें से कोई एक कनिष्ठ पदाधिकारी वरिष्ठ केवल इस कारण एक अपराध है। यहाँ देखिए 6A होना चाहिए, डीएसपी जो है। देखिए पीठ ने आगे कहा कि धारा 6A क्योंकि बिना केंद्र सरकार का पूर्वानुमति केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता, ये गहन कर सकता। प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता, गहन जांच तो बात की बात है। धारा 6 एक अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति। धारा 6 एक अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट प्रवृत्ति यह बताते हुए कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा सच का पता लगाना और जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वो अनुच्छेद 14 के पैमाने पर खड़ा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राय में समानता को नकारता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धारा 6 ए अनुच्छेद 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धारा 6 अनुच्छेद 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है। फिर आपको आगे यहाँ पर सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, यहाँ देखिए सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, यहाँ पर देखिए विशेष पुलिस प्रतिष्ठान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई की एक शाखा राज्य पुलिस बलों का पूरक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठापन, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एसपीई दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुसंधान और अभियोग दायर करने व दायर करने को समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग की स्थिति न आए, इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। पहला देखिए एसपी उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केंद्र सरकार तथा इसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित हो, भले ही उनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो। और दूसरा देखिए क्या कि राज्य पुलिस पर उन्हीं मामलों को लेगा जो कि राज्य सरकार था उसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित हो, भले ही उसमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो।
और तीसरा देखिए आपको यहाँ पर एसपी देखिए एसपीई लोक उद्यमों अथवा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ मिलेगा जो केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित है। एसपीई लोक उद्यमों अथवा वैधानिक एसपी लोक उद्यमों अथवा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले को भी हाथ लेगा जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या संस्थापित हो। अब देखिए सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने 1996 से कार्य प्रारंभ किया। मतलब कार्यारंभ किया। इसके पूर्व सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे। सीबीआई अकादमी देखिए सीबीआई अकादमी दृष्टि लक्ष्य विजन है। देखिए सीबीआई अकादमी दृष्टि लक्ष्य विजन है अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना। तो सीबीआई अकादमी दृष्टि लक्ष्य विजन आपको है क्या कि अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है देखिए सीबीआई के मानव संसाधन प्रशिक्षण। इसका कार्य सीबीआई के मानव संसाधन प्रशिक्षण। इसका लक्ष्य है सीबीआई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण। साथ ही आपको राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठनों को भी पेशेवर उद्यमी निष्पक्ष एवं निर्भीक राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना। अकादमी प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है जहाँ प्रशिक्षुओं के नामांकन को नियमित किया जाता है। साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का भी निर्माण किया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला लघु अवधि लघु अवधि का सेवाकालीन इन सर्विस। देखिए लघु अवधि का सेवाकालीन इन सर्विस पाठ्यक्रम सीबीआई अधिकारियों तथा केंद्रीय लोक सीधे अध्ययन में आपको देखिए 61 आपको यहाँ पर लोकपाल एवं लोकायुक्त। अध्ययन में 61 आपको लोकपाल एवं लोकायुक्त है, जिसको लोकपाल एवं लोकायुक्त यहाँ पर आपको है। इसका कुछ आप इसका आपको विश्व परिदृश्य यहाँ पर देखिए विश्व परिदृश्य देखिए कल्याण उन्मुख होना आधुनिक के लोकतांत्रिक राज्यों की पहचान है। इसे राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के सरकार ने पहलकदमी की है। इसके परिणाम स्वरूप नौकरशाही तंत्र का विस्तार हुआ और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि सरकार को लोक सेवकों को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस शक्ति और स्वनिर्णय के दुरुपयोग, उत्पीड़न, कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए जगह बढ़ी है। यह परिस्थिति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के जिम्मेदार है। इसमें आपको पहला पॉइंट इसका यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको यहाँ पहला पॉइंट है देखिए चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार देखिए परिवाद ग्रीवेंस का अर्थ होता है एक शिकायत का आधार, एक दशा जिसमें व्यक्ति दमन और अन्याय महसूस करे। अब आपको यहाँ पर देखिए लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन शिकायतों के निवारण के निम्नलिखित संस्थागत युक्तियाँ सृजित की गई। पहला ओम्बड्समैन प्रणाली, दूसरा प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, तीसरा प्रोक्यूरेटर प्रणाली। देखिए दुनिया में
दुनिया में नागरिक शिकायतों के देखिए दुनिया में नागरिक शिकायतों के निवारण की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बुड्समैन है। देखिए आपको डोनाल्ड डोनाल्ड सी रॉबर्ट देखिए डोनाल्ड सी रॉबर्ट जो कि ओम्बुड्समैन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अधिकारी विद्वान है। इसके बारे में कहते हैं कि यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाइयों के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था है। ओमबुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई थी। ओमबर्ड एक स्वीडिश शब्द ओमबर्ड एक स्वीडिश शब्द है जो एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। डोनाल्ड डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार ओमबुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारियों से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या स्वीडन का यहाँ पर देखिए स्वीडन का ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। पहला, प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग अर्थात सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का दुरुपयोग। दूसरा, कुशासन अर्थात लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता। तीसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार अर्थात काम करने के लिए इसकी मांग करना। चौथा आपको देखिए भाई भतीजा अर्थात अपने संगी संबंधियों को रोजगार प्राप्ति आदि में सहायता प्रदान करना। तथा पांचवा आपको अशिष्ट आचरण अर्थात अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार जैसे ओम्बुड्समैन देखिए स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा 4 साल के नियुक्त किया जाता है। वह संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है जबकि संसद उसमें अपना विश्वास खो चुकी हो। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को ही सौंपता है और इस प्रकार संसदीय ओम्बुड्समैन के रूप में जाना जाता है। किंतु वह संसद विधायिका के साथ ही कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से भी स्वतंत्र है। किंतु वह संसद देखिए विधायिका के साथ ही कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होता है। देखिए ओमबुड्समैन संवैधानिक प्राधिकारी ओमबुड्समैन आपको संवैधानिक प्राधिकारी होता है और उसे यह अधिकार होता है कि वह लोक सेवकों द्वारा कानून और नियमों के अनुपालन का परिवेशन करे और यह सुनिश्चित करे कि वे अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहे हैं। दूसरे शब्दों में वह नागरिक न्यायिक तथा सैन्य तंत्र से जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखता है जिससे कि वे निष्पक्षता वस्तुनिष्ठता के साथ कानून सम्मत ढंग से अपना कार्य करे। हालांकि उसे खारिज कर दे। साथ ही कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। साथ ही उसका प्रशासन अथवा न्यायालयों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। ओमबुड्समैन या तो किसी नागरिक से अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्यवाही करता है अथवा अपनी पहल पर स्वतः संज्ञान लेता है। वह न्यायाधीशों स्वयं कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखता तथापि वह स्वयं कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। वह आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है। कुल मिलाकर स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला आपके यहाँ कार्यपालिका देखिए कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता। दूसरा, शिकायतों का निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ अनुसंधान। तीसरा, स्वतः अनुसंधान शुरू करने की शक्ति। चौथा, प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुँच। पाँचवां, कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार। छठा देखिए आपको क्या प्रेस तथा अन्य जगहों पर इसके कार्य को भारी प्रचार मिलता है। आपको सातवां, शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष सरल अनौपचारिक सस्ता तथा त्वरित कार्य पद्धति। सातवां आपका देखिए क्या शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष सरल और अनौपचारिक सस्ता तथा त्वरित कार्य पद्धति। स्वीडन से शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष अनौपचारिक सस्ता तथा त्वरित कार्य पद्धति।
स्वीडन से देखिए, स्वीडन से ओम्बुड्समैन संस्था दूसरे स्कैंडिनेवियन देशों फिनलैंड 1919, डेनमार्क 1955, नॉर्वे 1962, नॉर्वे देशों में भी पहुंची। न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है। न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है जिसने 1962 में ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया। आपको देखिए, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है जिसने 1962 में ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया। ब्रिटेन 1967 में ओम्बुड्समैन की तरह एक संस्था पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया। ब्रिटेन 1967 में ओम्बुड्समैन की तरह की एक संस्था पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया। तब से दुनिया के तब से दुनिया के 40 से अधिक देशों ने ओम्बुड्समैन संस्था जैसी संस्था खड़ी की है। तब से दुनिया के 40 से अधिक देशों ने ओम्बुड्समैन जैसी संस्था खड़ी की है। अलग अलग नामों तथा जिम्मेदारियों के साथ भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल तथा लोकायुक्त कहा जाता है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट का कहना है कि ओम्बुड्समैन संस्था लोकतांत्रिक सरकार के प्रशासनिक जुर्म के खिलाफ एक आड़ है। जबकि आप देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड सी रॉबर्ट का कहना है कि ओम्बुड्समैन संस्था लोकतांत्रिक सरकार के लिए प्रशासनिक जुर्म के खिलाफ एक आड़ है। जबकि गेरार्ड ई केडन का कहना है कि ओम्बुड्समैन आपको ओम्बुड्समैन आपको सांस्थानिकीकृत लोक अंतकरण का प्रतीक है। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए एक और संस्था खड़ी की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए एक और संस्था खड़ी की गई। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय की फ्रेंच व्यवस्था, फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, उसकी सफलता के पश्चात यह यूरोप एवं अफ्रीका के अन्य देशों में अपनाया गया, जैसे बेल्जियम, ग्रीस, यूनान तथा तुर्की इत्यादि। समाजवादी देशों जैसे कि सोवियत संघ, आज का रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया ने भी लोक परिवादों के लिए संस्थागत युक्ति सृजित किया। इन्हें मुख्तार प्रणाली जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोक्यूरेटर सिस्टम कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आज के रूस में भी आपको प्रोक्यूरेटर जनरल का पद है, जिसकी नियुक्ति 7 वर्षों की जाती है। आपको फिर आगे यहाँ पे देखिए, भारत में स्थिति देखिए क्या है। देखिए, भारत में भ्रष्टाचार एवं नियंत्रण प्रणालियों की शिकायतों के निवारण के वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए आपको वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है। पहला, लोक सेवक जांच अधिनियम 1850। दूसरा देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941। दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। जांच आयोग अधिनियम 1952। राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के आपको जांच आयोग अधिनियम 1952। आपके साथ में अखिल भारतीय सेवा आचार नियमावली 1968। आपको 8वां केंद्रीय सिविल सेवाएं केंद्रीय सिविल सेवा आचार देखिए, केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियमावली 1964। रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966। आपको देखिए, फिर आपको यहाँ पर क्या 10वां आपको यहाँ पर है मंत्रालय। देखिए, मंत्रालयों, विभागों एवं संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों निगरानी संगठन। देखिए, आपको आगे यहाँ पर 10वां आपको क्या मंत्रालयों, विभागों, संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन। देखिए, 11वां आपको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। 12वां केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। 13वां आपको देखिए राज्य सतर्कता आयोग 1964। आपको 14वां देखिए, 14 में राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। आपको 15वां देखिए, केंद्र में
केंद्र में लोकपाल जिसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन, केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन, राज्यों में लोकायुक्त, राज्यों में लोकायुक्त ओम्बुड्समैन, राज्यों में लोकायुक्त ओम्बुड्समैन। सतह आपको यहाँ प्रभागीय देखिए, प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, प्रभागीय सतर्कता बोर्ड। 18 देखिए जिला सतर्कता अधिकारी। 19 में देखिए आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अब 20वां यहाँ पर देखिए, 20वां आपको क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 21वां यहाँ पर देखिए क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आपको 22वां यहाँ पर क्या, 22वां आपको यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय। 23वां आपको यहाँ पर क्या, न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। उर्दू न्यायिक निकाय। और 24वां आपको देखिए कैबिनेट सचिवालय में, 24वां आपको यहाँ कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988। आपको 24वां कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988। 25वां आपको क्या, संसद एवं इसकी समितियाँ, और 26वां आपको केरल। देखिए केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फील्ड, खेतों तक संचिकाएँ, देखिए खेतों तक संचिकाएँ कार्यक्रम। इस नवाचारी योजना में प्रशासक स्वयं गाँव क्षेत्रों का दौरा करते हैं। इस नवाचारी योजना में प्रशासक स्वयं गाँव या क्षेत्रों का दौरा करते हैं तथा लोगों की शिकायतें सुनते हैं, और लोगों की शिकायतें सुनता है, और जहाँ कहीं संभव हो जहाँ कहीं संभव हो तत्काल कार्रवाई करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको क्या है कि आपको लोकपाल देखिए, आपको लोकपाल भारतीय प्रशासन सुधार आयोग, 1986-1970। भारतीय प्रशासन सुधार आयोग 1986-1970 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्या के समस्या के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारियों लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। इनकी स्थापना आपको स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई। लोकपाल मंत्रियों केंद्र देखो, सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है। लोकपाल मंत्रियों केंद्र राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है। और लोकायुक्त जो है एक केंद्र देखिए, लोकायुक्त एक केंद्र में एवं एक प्रत्येक राज्य में, एक केंद्र में एवं एक प्रत्येक राज्य में विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त एवं लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है। देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त एवं लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है। लेकिन स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या कि देखिए आपको आगे यहाँ पर है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल एवं लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे। पर वे स्वतंत्रता निष्पक्षता पर प्रदर्शन करेंगे। पहला आप क्या कि वे स्वतंत्रता निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। दूसरा उनकी जांच एवं कार्रवाई गुप्त रूप से होगी। गुप्त रूप से होगी और इनका चरित्र आपको अनौपचारिक होगा। तीसरा उनकी नियुक्ति जहाँ तक संभव हो गैर राजनीतिक हो। और चौथा उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा। वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार एवं अन्य पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे। उनकी कार्रवाई में न्यायिक दखलअंदाजी नहीं होगी। अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें पूर्ण शक्तियाँ निहित होगी।
अब देखिए यहाँ पर क्या कि उन्हें देखिए उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करना चाहिए। भारत सरकार ने इस संबंध में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया। अब तक इस विषय में देखिए अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए 10 आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, मई 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, अप्रैल 1971 में पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, और जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा। जुलाई 1977 में मतलब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आपको अगस्त 1985 राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा, सितंबर 1986 में देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा, अगस्त 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व वाली साझा सरकार द्वारा, अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व वाली साझा सरकार द्वारा, अगस्त 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा, अगस्त 2011 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा, दिसंबर 2011 में आपको मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा। अब यहाँ देखिए क्या है कि प्रथम चार विधेयक लोकसभा विघटित होने के कारण प्रथम चार विधेयक आपको लोकसभा विघटित होने के कारण पांचवा विधेयक सरकार द्वारा वापस लेने के कारण छठा एवं सातवां विधेयक 11वीं एवं 12वीं लोकसभा विघटित होने के कारण निरस्त हो गए थे। छठा एवं सातवां विधेयक भी आपको 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के विघटित होने के कारण निरस्त हो गए थे। आठवां विधेयक 2001 में वर्ष 2004 में 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण निरस्त हो गया। आठवां विधेयक 2001 में था, वर्ष 2004 में 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण निरस्त हो गया। नवां बिल 2011 सरकार द्वारा वापस, जो था आपको सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। अब क्या आपको लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 देखिए, प्रमुख बिंदु यहाँ पे देखिए क्या, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु है। इसमें आपको देखिए, इसका आपको यहाँ पर पहला बिंदु आपके यहाँ पर है क्या, यह केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है, राज्यों में लोकायुक्त का। यह केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है और राज्यों में लोकायुक्त का। इस तरह देखिए, इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के एक निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप प्रस्तुत करता है। इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैप प्रस्तुत करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रीगण, संसद सदस्य तथा ABCO श्रेणी के अफसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा था, अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा था, अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, सदस्य आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच से होंगे। एक चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे, वे सब लोकपाल का अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों का चयन करेंगे। एक सर्च समिति चयन समिति सर्च कमेटी और सेलेक्शन कमेटी की मदद करेगी सदस्यों के चयन में सर्च समिति के 50% सदस्यों के चयन आपको सर्च समिति के 50% सदस्य 50% सदस्य आपको अनुसूचित जाति, 50% सदस्य आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं के वर्ग से आते हैं।
आप चर्चा देखिए प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है, लेकिन बहुत सारे विषयों में वे लोकपाल से परे हैं। प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है, लेकिन बहुत सारे विषयों में वे लोकपाल से परे हैं। उनके खिलाफ आरोप के निपटारे की विशेष प्रक्रिया अपनाई जा डी डी अधिकारियों से केंद्र सतर्कता आयोग को लोकपाल लोकपाल के पास केंद्र सतर्कता आयोग को लोकपाल की प्राथमिक जांच ग्रुप सी के कर्मचारियों के मामले में सतर्कता आयोग अपनी ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाएगा। ग्रुप सी के कर्मचारियों के मामले में सतर्कता आयोग अपनी ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाएगा। वह केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट के तहत ऐसा करेगा। वह केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट के तहत ऐसा करेगा। अपनी रिपोर्ट वो लोकपाल को भेजेगा जो उसकी समीक्षा करेगा। अब देखिए लोकपाल को ये अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण तथा वित्त दिशा निर्देश करे। सीबीआई पर भी देखिए लोकपाल को ये अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण तथा दिशा निर्देश करे। सीबीआई पर भी एक उच्च स्तरीय समिति हाई पावर्ड कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के चुनाव के लिए अनुशंसा करेंगे। 10वां देखिए इसमें वे प्रावधान शामिल है जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। इसमें वे प्रावधान शामिल है जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। 11 देखिए क्या उसमें समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की हुई है। प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह है। प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह और 3 माह जो 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। विधिवत जांच के लिए 6 माह है जो कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुकदमे की समय सीमा 1 साल की है जो कि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित कर चलाया जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अधिकतम दंड आपको 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है। यह इस एक्ट के खंड आपको 7, 8, 9 तथा 12 के तहत न्यूनतम दंड 3 वर्ष का होगा। खंड 15 के अंतर्गत प्रयास करने के दंड कम से कम 2 साल रहेगा। अब जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः अंशतः वित्तीय होता है, होता है, वे लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है वे अधिकार क्षेत्र से बाहर। देखिए जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अब जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः अंशतः वित्तीयन होता है वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यहाँ पर होना चाहिए जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः अंशतः वित्त दिया जाता है वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता नहीं दी जाती वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर था मिस्टेक हो गया। और क्या आपको यह ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। यह ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। 15 देखिए आपको लोकपाल के अधिकार लोकपाल के अधिकार दिया गया है कि वह सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारी के अभियोजन की अनुमति दे। लोकपाल को अधिकार दिया गया है कि वह सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारी के अभियोजन की अनुमति दे। अब यहाँ देखिए
आगे ये देखिए यह ऐसे कई प्रावधानों से युक्त है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सशक्त बनाते हैं। देखिए यह पहला एक अभियोजन निदेशक मंडल का गठन जिसके शीर्ष पर अभियोजन निदेशक और सब केंद्रीय जाँच ब्यूरो के पूर्ण नियंत्रण में हो। एक अभियोजन निदेशक निदेशक मंडल का गठन जिसके शीर्ष पर अभियोजन निदेशक और सब केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्ण नियंत्रण में हो। दूसरा देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर अभियोजन निदेशक की नियुक्ति सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर अभियोजन निदेशक की नियुक्ति। तीसरा सरकारी वकीलों से इतर अन्य वकीलों के लिए एक पैनल बनाना जो लोकपाल की सहमति से लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जाँच करे। आपको चौथा आपके यहाँ पर है क्या कि लोकपाल के लोकपाल द्वारा भेजे गए केस की जांच करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का स्थानांतरण। लोकपाल के अनुमोदन यहाँ पर आपको है कि लोकपाल के अनुमोदन से लोकपाल द्वारा भेजे गए केस की जांच करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का स्थानांतरण। अब आपको यहाँ पर आगे देखिए पाँचवा देखिए लोकपाल द्वारा प्रेषित केसों की जाँच के लिए आयोग को पर्याप्त राशि फंड की व्यवस्था। लोकपाल द्वारा प्रेषित केसों की जाँच के लिए आयोग को पर्याप्त राशि या फंड की व्यवस्था। 17वां में देखिए क्या कि सभी इकाइयों जिन्हें विदेशों से दान में पैसा मिलता है और जो जो एफसीआर यानी विदेशी अनुदान निधियन एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रति वर्ष ज़्यादा अनुदान पाते हैं, वे लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिए गए हैं। 18वें में देखिए इस एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधायिका द्वारा कानून पारित कर लोकायुक्त गठित करने का अधिकार प्राप्त है। इस एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधायिका द्वारा कानून पारित कर लोकायुक्त गठित करने का अधिकार प्राप्त है। अतः यह एक्ट राज्यों को यह आज़ादी देता है कि उनके यहाँ लोकायुक्त की संरचना कैसी हो। अब इसकी कमियाँ यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए इसकी कमियाँ आप यहाँ पे देखिए तो लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 की निम्नलिखित कमियाँ। पहला आपके यहाँ देखिए निजी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए सू मोटो कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। इसकी कमियाँ पहले ये है किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए सू मोटो जिसे बोलते हैं SUOMOTO कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। अब दूसरा देखिए जोर शिकायत के प्रारूप पर विषय वस्तु पर नहीं। तीसरा गलत और धोखेबाजी भरी शिकायतों के कड़े दंड सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायत लोकपाल के यहाँ शिकायत लगभग लगाती है। अब देखिए गलत और धोखेबाजी भरी शिकायतों के कड़े दंड सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायत लोकपाल के यहाँ शिकायत पर लगभग लगाती है। और अब की चौथा आपको अनाम शिकायत की अनुमति नहीं। देखिए अनाम शिकायत की अनुमति नहीं, सादे कागज़ पर शिकायत नहीं कर सकते भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो और उसे डब्बे में गिरा दिया गया हो। अनाम शिकायत की अनुमति नहीं, सादे कागज़ पर शिकायत नहीं कर सकते भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो और उसे डब्बे में गिरा दिया गया हो। और फिर आपको आगे यहाँ पर क्या जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है उसको कानूनी सहायता का प्रावधान। जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है उसको कानूनी सहायता का प्रावधान। 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत को निपटाने की बेहद पारदर्शी विधि। प्रधानमंत्री के खिलाफ अब देखिए यहाँ पर लोकायुक्त के यहाँ पर देखिए नियुक्त कर रखे थे। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के कानूनी रूप मिलने के बहुत पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 महाराष्ट्र में हुआ था। यद्यपि ओडिशा में अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, परंतु उसे 1983 में लागू किया गया। वर्ष 2013 तक 21 राज्यों तक एक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली ने अपने यहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है। इस संबंध आपको विवरण यहाँ पर अक्सर एक आपको दिया गया। इसमें आपको यहाँ देखिए
इसमें आपको तालिका 61.1 में आपको राज्यों में देखिए, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना कालानुक्रम देखिए आपको ओडिशा में 1970 में आपको स्थापना वर्ष था। देखिए महाराष्ट्र में आपको 1971 में, राजस्थान में 1973 में स्थापित हुआ। फिर आपको यहाँ पे देखिए बिहार में लोकायुक्त का स्थापना 1974 में, उत्तर प्रदेश 1975 में, मध्य प्रदेश में 1981 में, आंध्र प्रदेश में 1983 में, हिमाचल प्रदेश में 1983 में, कर्नाटक में आपको 1950 कर्नाटक और आपको असम में, कर्नाटक और असम 1985 में, गुजरात 1986 में, पंजाब में 1995 में, दिल्ली में भी 1995 में ही, आपको केरल में 1999 में और झारखंड में 2001 में, आपको झारखंड में 2001 में आपको लोकायुक्त की स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ देखिए झारखंड के बाद देखिए छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड में 2002 ईस्वी में आपको लोकायुक्त की स्थापना हुई है। जम्मू और कश्मीर आपको 2001 में, जम्मू और कश्मीर 2001 में आपको 2000 सॉरी जम्मू और कश्मीर 2002 में, जम्मू और कश्मीर में भी 2002 में ही हुआ था। जम्मू और कश्मीर में भी आपको 2002 में ही हुआ था, पश्चिम बंगाल में 2003 में हुआ था और त्रिपुरा में 2008 में हुआ था और गोवा में 2011 में लोकायुक्त की स्थापना आपको हुआ। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अब लोकायुक्त के विभिन्न पहलू निम्नानुसार है। देखिए लोकायुक्त के विभिन्न पहलू आपको निम्नानुसार है। पर आपको देखिए ढांचागत भिन्नता देखिए, सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है। सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है। कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जैसे कि आपको राजस्थान, जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया गया। जबकि कुछ राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्तों के पदों की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, ओडिशा में कुछ अधिकारियों को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, ओडिशा में कुछ अधिकारियों को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था। विधि का सुझाव नहीं दिया था। अब एक नियुक्ति, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया। एवं उप लोकायुक्तों की नियुक्ति उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और वो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 के यहाँ पे क्या मत है कि लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता से इस संबंध में परामर्श की जरूरत नहीं होती। लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता से इस संबंध में परामर्श की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ कर्नाटक में राज्य विधान परिषद का सभापति, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता से इस मामले में सलाह की आवश्यकता होती है। अब योग्यता यहाँ पे देखिए, योग्यता आपको क्या है, देखिए योग्यता उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और असम लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। परंतु बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है। अब देखिए कार्यकाल, देखिए अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित है। अधिकांश राज्यों में आपको लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित है, वह पूर्ण नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। अब अधिकार क्षेत्र देखिए, लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र में समानता नहीं। इस संबंध में निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य है। पहला देखिए, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एवं ओडिशा में यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एवं ओडिशा में यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरा देखिए मंत्री एवं उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री एवं कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया। तीसरा देखिए आपको हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं असम राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। चौथा आपके यहाँ देखिए अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की जांच की परिधि में रखा
राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध की गई शिकायत पर अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है। परंतु उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं असम असम राज्यों में वह जांच प्रारंभ करने के स्वयं पहल नहीं कर सकता। परंतु उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं असम राज्यों में वह जांच प्रारंभ करने के स्वयं पहल नहीं कर सकता। अब देखिए जांच क्षेत्र यहाँ देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में शिकायतों एवं आरोपों के मामलों की जांच कर सकता है। परंतु हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, ना कि शिकायतों कुप्रशासन संबंधित मामलों की। अब देखिए अन्य विशेषताएं इसकी देखिए अन्य विशेषताएं लोकायुक्त संबंधी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देते हैं। लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देते हैं। राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकायुक्त जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं। लोकायुक्त जांच के लिए आपको राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं। वह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित मामलों की फाइलों एवं दस्तावेजों को मांग सकता है। अब देखिए लोकायुक्त की सिफारिश से केवल सलाहकारी होते हुए राज्य सरकार की बात नहीं है। लोकायुक्त की सिफारिश से केवल सलाहकारी होते हुए राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको आगे आपका अध्ययन में बासर आपको क्या है कि आपको राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो आपको देखिए अब देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यहाँ देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में तो जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण हमको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बोलते हैं। देखिए NIA इसकी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। NIA को थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं आप समझने की बात। आपको देखिए NIA की स्थापना यहाँ देखिए NIA की स्थापना आपको देखिए यहाँ पर देखिए NIA की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 NIA एक्ट 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। यह देश की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह देश की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। NIA की स्थापना मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के 26/11 की पृष्ठभूमि में की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले के बाद जो भय और आतंक का वातावरण बना उससे देश में एक ऐसे संघीय अभिकरण एजेंसी की जरूरत अनुभव की गई जो विशेष तौर पर आतंक से जुड़े अपराधों की रोकथाम में प्रयुक्त हो। NIA का मुख्यालय दिल्ली में है। हैदराबाद गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू तथा रायपुर में इसके शाखा कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त NIA का एक विशेष कोषांग भी है। TFFC से जो जाली मुद्दा आतंकी वित्त पोषण टेरर फंडिंग से संबंधित मामले देखता है। NIA एक महानिदेशक अधिकार करता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। उसकी शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती है। NIA गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासक के नियंत्रण में कार्य करता है। राज्य सरकार NIA कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए NIA को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। राज्य सरकार NIA कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए NIA को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। आगे देखिए NIA का औचित्य। अब क्या NIA का औचित्य NIA विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार ने इसकी स्थापना के निम्नलिखित कारण बताए। पहला आपके यहाँ पर क्या तो पहला आपके यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको पिछले कुछ वर्षों से भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकी हिंसा का शिकार रहा है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवादी हिंसा का शिकार रहा है। अब अनगिनत आतंकी हमले न केवल उग्रवाद एवं अलगाववाद साथ ही वामपंथी
वामपंथी उग्रवाद, साथ ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों, घनी आबादी वाले आम शहरों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हुए। और दूसरा देखिए, इनमें से बड़ी संख्या में ऐसी वारदातें शामिल थी जिनमें जटिल अंतरप्रांतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समानताएं पाई गई। साथ ही इनका संबंध हथियार और नस्ली दबावों की तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा का प्रसार तथा सीमा पार से घुसपैठ से भी था। और तीसरा, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी एजेंसी का स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई जो विशेष तौर पर आतंकवाद एवं अन्य गतिविधियों की जांच तथा अनुसंधान करे, क्योंकि इन घटनाओं का प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है। चौथा देखिए, कतिपय विशेषज्ञ समिति द्वारा तृतीय प्रसारण सुधार आयोग ने भी ऐसी एजेंसी का स्थापना की अनिवार्यता बताई है। अब क्या पॉइंट में एक और दो देखिए यहाँ पर क्या एनआईए विधेयक 2018 में उद्देश्यों कारणों के तथ्यों पर आधारित है। अब दूसरा देखिए, एनआई देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अध्यक्ष वीरप्पा मोइली 2005-9 का प्रतिवेदन कॉम्बाटिंग टेररिज्म 2008। फिर आपको यहाँ पर देखिए तीसरा, अब पांचवा देखिए हम क्या, सरकार ने मामले पर सम्यक विचारोपरांत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की स्थापना के एक अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया जो समवर्ती सूची के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में काम करे। इसमें विशेष प्रकार की वारदातों का विशेष मामलों का हाथ में लेने के प्रावधान है। ये प्रावधान एनआईए विधेयक 2008 में समाहित होने के लिए प्रस्तावित किए गए। अब देखिए एनआईए कानून में अधिसूचित विविध कृत्यों के अंतर्गत अपराधों की जांच एवं अभियोजन के लिए एनआईए अधिकृत एवं अधिदेशित है। अपने अधिदेश मतलब मैंडेट के अनुपालन में एनआईए आतंकरोधी अन्वेषण के तथ्यों का संग्रहण, मिलान एवं विश्लेषण करता है। वह केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहायक आसूचना मतलब खुफिया एजेंसियों के साथ इनपुट भी सहायता करता है। फिर आपको देखिए इसके बाद सहायता करता है। अधिक विवरण के एनआईए को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, आपको एनआईए कानून की अनुसूची में वर्णित कृत्यों की जांच और अभियोग दायर करना। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकार को आसूचना एवं जांच एजेंसियों को सहयोग करना एवं उनसे सहयोग लेना। तीसरा, एनआईए कानून के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जरूरी। फिर आपको यहाँ देखिए क्या है कि एनआईए के लक्ष्य दृष्टि को निम्नलिखित बिंदु उजागर करते हैं। पहला, एनआईए का लक्ष्य से एक पूर्णतः पेशेवर व्यावसायिक अन्वेषण एजेंसी के रूप में कार्य करना है जो कि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष हो। दूसरा आपको यहाँ पर है, आपको उच्च प्रशिक्षित सहभागिता उन्मुखी कार्यबल को विकसित करते हुए एनआईए राष्ट्रीय स्तर पर आतंकरोधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य अन्वेषणों में उत्कृष्टता का मानक बनाने का लक्ष्य रखता है। तीसरा देखिए, एनआईए का उद्देश्य संभावित आतंकी समूह व्यक्तियों के लिए सृजित करना है। चौथा देखिए, एनआईए का उद्देश्य आपको आतंकवाद संबंधित समस्त सूचनाओं के भंडारगिरी के रूप में विकसित होना। और आपको एनआईए का लक्ष्य क्या है? देखिए एनआईए का लक्ष्य आपको एनआईए के निम्नलिखित लक्ष्य है। पहला, अन्वेषण वैज्ञानिक। अब देखिए एनआईए के निम्नलिखित लक्ष्य है। पहला कि वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करके अनुसूचित अपराधों का गहरा पेशेवर अन्वेषण और ऐसे स्तर एवं मानक स्थापित करना जिससे कि एनआईए को सुपुर्द किए गए सभी मामलों की जांच पूरी हो जाए। दूसरा, प्रभावी त्वरित मुकदमा सुनवाई सुनिश्चित करना। तीसरा, एक पूर्णतः पेशेवर परिणाम उन्मुख संगठन के रूप में विकसित होना। भारत के संविधान एवं देश के कानूनों को सर्वोपरि रखना। साथ ही मानव अधिकार एवं व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देना। चौथा, नियमित प्रशिक्षण तथा सर्वोत्तम प्रचरणों एवं परिविधियों में अपना एक पेशेवर कार्यबल तैयार करना। पांचवा, सौंपे गए कार्यों को वैज्ञानिक सोच एवं प्रगतिवादी भावना के साथ संपन्न करना। फिर आपको आगे यहाँ पर है
कि आपको आगे देखिए यहाँ पर एजेंसी गतिविधि देखिए एजेंसी की गतिविधियों के हर आयाम में आपको आधुनिक प्रविधियों एजेंसी गतिविधियों के हर आयाम में आधुनिक प्रविधियाँ अद्यतन तकनीक को शामिल करना। सातवां, राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की सरकार तथा अन्य जांच एजेंसियों के साथ पेशेवर और मैत्रीपूर्ण संबंध रखना ताकि एनआईए कानून के प्रावधानों का पालन किया जा सके। आठवां, आपको यहाँ पर कि आतंकियों से संबंधित मामलों में सभी राज्य एवं अन्य जांच एजेंसियों से अन्य जांच एजेंसियों को सहयोग देना। आतंकियों से संबंधित मामले में सभी राज्य एवं अन्य जांच एजेंसियों को सहयोग देना। नौवां, आपके यहाँ पे आतंक से जुड़ी सूचना का एक डेटाबेस तैयार करके राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के डेटाबेस के साथ साझा करना। आतंक से जुड़ी सूचना का एक डेटाबेस तैयार करके राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के डेटाबेस के साथ साझा करना। 11 में आप देखिए, अब फिर 10 में देखिए कि अन्य देशों के आतंकवाद निरोधक कानूनों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए भारत में लागू कानूनों की प्रयोज्यता एवं पर्याप्तता का मूल्यांकन करना था, आवश्यक परिवर्तन सुझाना। अन्य देशों के आतंकवाद निरोधक कानूनों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए भारत में लागू कानूनों की प्रयोज्यता एवं पर्याप्तता का मूल्यांकन करना था, आवश्यक परिवर्तन सुझाना। अगर निस्वार्थ निर्भीक सेवा से भारत के नागरिकों का विश्वास जीतना। अब कि एनआईए का अधिकार क्षेत्र देखिए, ऐसे मामलों में अन्वेषण एवं अभियोजन का एनआईए को समवर्ती क्षेत्राधिकार कंकरेंट जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, जिनसे देश की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध प्रभावित होते हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अभिसमयों एवं प्रस्तावों का पालन करने के लिए अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत घोषित अपराधों की जांच जांच एवं अभियोजन का भी अधिकार एनआईए को प्राप्त है। एनआईए आतंकी हमलों, जिसमें बम विस्फोट, विमान एवं जहाजों का बल्लानयन, परमाणु संयंत्रों पर हमले तथा नरसंहार के शस्त्रों का उपयोग शामिल है की जांच का अधिकृत और शक्ति मत है। 2019 में एनआईए का अधिकार क्षेत्र विस्तारित किया गया। 2019 में एनआईए का अधिकार क्षेत्र आपको विस्तारित किया गया है। अब इस पॉइंट में 3 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स 2008 एंड वाइड एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब यहाँ पर देखिए कि परिणाम स्वरूप अब एनआईए मानव तस्करी, नकली मुद्दा अथवा बैंक नोट निषिद्ध हथियारों का निर्माण एवं बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक सामग्री संबंधी मामलों की भी जांच कर सकता है। अब एनआईए संशोधित अधिनियम 2019 देखिए, संशोधित अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। एनआईए आपको देखिए, एनआईए संशोधन विधेयक 2019 से जुड़े उद्देश्य एवं कारण कथन पर आधारित देखिए यहाँ पर पहला आपको यहाँ पर क्या है कि इसके द्वारा एनआईए कानून के प्रावधानों को व्यक्तियों तक विस्तारित एवं लागू कर दिया गया, जो अनुसूचित अपराध भारतीय नागरिकों के विरुद्ध करते हैं अथवा भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे। तीसरा, केंद्र सरकार को अधिकार हुआ कि वो भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के मामले के अन्वेषण के लिए एनआईए को मामला दर्ज करने के उसी प्रकार कर सकती है जैसे कि वो अपराध देश के अंदर हुआ हो। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध मुकदमों के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित कर सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध के मुकदमे के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित कर सकती है। एनआईए कानून की अनुसूची में कतिपय नए अपराधों कृत्यों को जोड़ा गया। इसमें आपको देखिए पॉइंट नंबर 6 में आपको उपरोक्त शीर्षक एनआईए का क्षेत्राधिकार का अंतिम पे आप यहाँ पर देखिए। अब आपको देखिए आगे आपका अध्ययन नंबर 63 में आपको क्या अध्ययन नंबर 63 में आपके यहाँ पर है आपका अध्ययन नंबर 63 में आपके यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपको है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए आपको है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए आपके यहाँ पर है।
अब कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं NDMA, उसको यहाँ पर देखिए, इसमें आपको सबसे पहले आपको जो है देखिए NDMA की स्थापना, हम देखिए NDMA की स्थापना देखिए भारत सरकार ने, देखिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। गुजरात में भूकंप के बाद 2001 में राष्ट्रीय समिति गठित किए। इनकी देखिए इन समितियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे आपदा प्रबंधन योजना के आपदा प्रबंधन योजना बनाने तथा प्रभावी न्यूनीकरण प्रक्रिया के बारे में अपने सुझाव एवं अनुशंसाएं दे। हालांकि वर्ष 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अधिनियमित कर विधायी इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 में आपको यहाँ पर है क्या कि पॉइंट नंबर 1 में आपको है क्या, वार्षिक प्रतिवेदन 2016-19 NDMA भारत सरकार। अब यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए क्या कि उक्त अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया। NDMA का गठन किया गया ताकि देश में आपदा प्रबंधन की एक समय तथा समेकित नीति बनाकर उसे लागू किया जाए। आरंभ में देखिए आरंभ में NDMA की स्थापना 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई। तत्पश्चात NDMA को 2006 में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। अब आपको देखिए NDMA का एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। सदस्यगण आपको सदस्यगण अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नामित करता है। उपाध्यक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्यों का राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। NDMA की स्थापना इस दृष्टि लक्ष्य को सामने रखकर हुई थी कि भारत को एक समग्र सक्रिय तत्पर प्रौद्योगिकी चाहिए तथा धारणीय विकास रणनीति एवं प्रक्रिया, जिसमें सभी हितधारकों द्वारा रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण की एक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है और द्वारा एक सुरक्षित तथा आपदा सही देश बनाना। अब के NDMA का उद्देश्य यहाँ देखिए NDMA का उद्देश्य क्या है, देखिए जान नवाचार तथा शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी तथा समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना। दूसरा प्रौद्योगिकी परंपरागत ज्ञान तथा पर्यावरणीय धारणता पर आधारित न्यूनीकरण उपायों को प्रोत्साहित करना। तीसरा विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया की मुख्य धारा में आपदा प्रबंधन को जोड़ना। चौथा एक समर्थ नियामकीय वातावरण एवं अनुपालन व्यवस्था। एक समर्थ नियामकीय वातावरण एवं अनुपालन व्यवस्था सृजित करने के संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी वैधानिक तंत्र की स्थापना। आपदा जोखिम की पहचान, अनुमान एवं अनुश्रवण की कार्यकुशलता प्रक्रिया सुनिश्चित करना। आपदा जोखिम की पहचान, अनुमान एवं अनुश्रवण की कार्यकुशलता प्रक्रिया सुनिश्चित करना। समकालीन भविष्य अनुमान तथा शीघ्र सचेत करने वाली प्रणाली स्थापित करना। समकालीन भविष्य अनुमान तथा शीघ्र सचेत करने वाली प्रणाली स्थापित करना जो सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अनुक्रियाशील हर हाल में सुरक्षित हो। सातवां आपका देखिए क्या कि आपको समाज के आरक्षित वर्गों की जरूरतों के प्रति सजग एवं संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया एवं सहाय सुनिश्चित करना। आठवां पूर्ण निर्माण को एक अवसर के रूप में लेते हुए आपदा सहायता संरचना का निर्माण ताकि सुरक्षित रहन सहन सुनिश्चित किया जा सके। नंबर देखिए आपको आपदा प्रबंधन के जन्म माध्यमों के साथ उपाय दे एवं परिवर्तनकारी सक्रियता सुनिश्चित करना। फिर आपको है NDMA के यहाँ पर कार्य देखिए। NDMA आपदा की स्थिति में समय पर प्रभावी प्रत्युत्तर देने के लिए आपदा प्रबंधन नीतियों, योजना एवं दिशा निर्देश को तय करने के उत्तरदायी है।
फिर आपके यहाँ देखिए एनडीएमए के कार्य निम्नलिखित है। पहला देखिए आपदा प्रबंधन की नीतियाँ तैयार करना, दूसरा राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना, तीसरा राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान के अनुरूप केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को स्वीकृत करना, चौथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों हेतु राज्य योजना के पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश तैयार करना। आपको तीसरा यहाँ देखिए पॉइंट में कि देखिए अधिनियम में आपको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों एवं जिला आपदा प्राधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान है। आपको फिर पाँचवा आपको यहाँ कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, ताकि उनकी विकास योजना एवं परियोजनाओं को आपदा से बचाने अथवा इसके प्रभाव को कम से कम करने हेतु किए जाने वाले उपायों को एकीकृत किया जा सके। आपको छठा आपको यहाँ पे क्या आपको छठा आपको यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन की आपको नीतियों योजनाओं को लागू करने संबंधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। आपदा प्रबंधन के लिए आपको नीतियों योजनाओं को लागू करने संबंधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। सातवां आपको यहाँ क्या है, सातवां आपको न्यूनीकरण के उद्देश्य से विधि के प्रावधान की अनुशंसा करना। आठवां आपको यहाँ पर ऐसी सहायता आपदाग्रस्त अन्य देशों को उपलब्ध कराना यदि केंद्र सरकार निश्चय करे। यदि ऐसी सहायता आपदाग्रस्त अन्य देशों को उपलब्ध कराना यदि केंद्र सरकार निश्चय करे। नम रोकथाम देखिए आपदा की रोकथाम अथवा न्यूनीकरण अथवा तैयारी तथा आपदा की आसन परिस्थितियों में अन्य कदम उठाना, जैसा कि वह उपयुक्त और आवश्यक समझे। 10वां आपको देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को चलाने के लिए व्यापक नीतियाँ एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना। आपके एनडीएमए के अतिरिक्त यहाँ देखिए एनडीएमए के अतिरिक्त कार्य हम देखिए एनडीएमए के अतिरिक्त यहाँ पर कार्य देखिए उपरोक्त के अतिरिक्त एनडीएमए निम्नलिखित कार्यों को भी संपादित करते हैं। पर ये आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले सहायक के न्यूनतम मानक निर्धारण और अनुशंसा करता है। दूसरा देखिए यह सांघातिक पैमाने की आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को ऋण चुकाने रियायती नए ऋण प्राप्त करने की अनुशंसा भी करता है। तीसरा देखिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का समान अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। इस बल का गठन आपको आपदा के खतरे की स्थिति अथवा आपदा की विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से निपटने के लिए किया गया है। फिर आपको यहाँ पर देखिए यह अधिक चौथा आप यहाँ पर कि यह आपदा के खतरे अथवा आपदा की स्थिति में यह आपदा के खतरे अथवा आपदा की स्थिति में संबंधित विभागों अथवा प्राधिकारी को राहत एवं बचाव के लिए जरूरी सामग्री की आपात खरीद के अधिकृत करता है। यह आपदा के खतरे अथवा आपदा की स्थिति में संबंधित विभागों अथवा प्राधिकारी को राहत एवं बचाव के लिए जरूरी सामग्री की आपात खरीद के अधिकृत करता है। ऐसे मामले में आपको निविदा की समान प्रक्रिया को त्याग दिया जाता है। एनडीएमए अपनी समस्त गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में रखती है। आपको पॉइंट बचा है, हम देखिए क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए नई दिल्ली में स्थित है। आपको यहाँ पर दी डिजास्टर मैनेजमेंट आपको एनुअल रिपोर्ट ऑफ नेशनल 2006। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि आपको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यहाँ देखिए संरचना देखिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एंड एसडीएमए स्थापित होना चाहिए। एसडीएमए में एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष एसडीएमए का पदेन सदस्य होता है। अन्य सदस्य जिनकी संख्या 8 से अधिक आपको 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए को अध्यक्ष आपको नामित किया जाता है। इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य करता है। इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य करता है। अब देखिए कार्य इसका यहाँ पर देखिए इसके कार्य यहाँ पर देखिए एसडीएमए राज्य में आपदा प्रबंधन की नीति एवं योजना बनाने को उत्तरदायी होता है। इसके निम्नलिखित कार्य पर राज्य आपदा प्रबंधन नीति के निर्माण। दूसरा एनडीएमए के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य योजना को स्वीकृत करना। तीसरा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विकास योजना एवं परियोजनाओं को आपदा से बचाने अथवा इसके प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु नियमित किए जाने वाले उपायों को एकीकृत किया जा सके, इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करना। अब पाँचवा को देखिए क्या राज्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए समन्वय स्थापित करना। छठा आपके यहाँ पर क्या है न्यूनीकरण तैयारी उपायों के लिए निधि के प्रावधान की अनुशंसा करना। न्यूनीकरण तैयारी उपायों के निधि के प्रावधान की अनुशंसा करना।
फिर आपको सातवां आपको है कि राज्य के देखिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना ताकि तथा राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन योजनाओं में रोकथाम एवं नियंत्रण उपाय सन्निहित है। राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन योजनाओं में रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपाय सन्निहित है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए आपको आठवां आपको यहाँ पर देखिए कि न्यूनीकरण अथवा क्षमता देखिए क्षमता निर्माण एवं तैयारी से जुड़े राज्य सरकार के विभाग न्यूनीकरण क्षमता निर्माण एवं तैयारी से जुड़े राज्य सरकार के विभागों के उपाय की समीक्षा करना तथा जरूरी दिशा निर्देश प्रदान करना। फिर आपको यहाँ पर आगे है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देखिए आपको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना में देखिए प्रत्येक राज्य सरकार को अपने प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की स्थापना करनी चाहिए। DDMA में देखिए DDMA में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी DMA उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर DDMA का अध्यक्ष होता है। स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचित प्रतिनिधि DDMA का पद अध्यक्ष होता है। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के मामले में जैसा कि संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित है स्वशासित जिले की जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य DDMA का पद अध्यक्ष होता है। DDMA का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला पुलिस अध्यक्ष तथा जिला चिकित्सा अधिकारी भी DDMA के पद सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 2 अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों को DDMA का सदस्य नामित किया जाता है। देखिए जिस जिला में जिला परिषद होती है जिला परिषद अध्यक्ष DDMA का पद अध्यक्ष होता है। DDMA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अब आपको यहाँ देखिए क्या DDMA जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना निर्माण समन्वयता कार्यपालन सुनिश्चित करने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है। यह NDMA तथा SDMA द्वारा SDMA द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को जिला स्तर पर लागू करता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला जिला के आपदा प्रबंधन योजना जिसमें जिला अनुक्रिया योजना शामिल हो का निर्माण करना। जिला के लिए आपको आपदा प्रबंधन योजना जिसमें जिला अनुक्रिया योजना शामिल हो का निर्माण करना। फिर आपके यहाँ दूसरा आपको राष्ट्रीय नीति देखिए राष्ट्रीय योजना तथा जिला योजना कार्यान्वयन आपको समन्वय एवं अनुश्रवण देखिए। तीसरा आपके क्या जिले के उन इलाकों की पहचान करना जो आपदा की दृष्टि से भेदद है और इन इलाकों में सरकारी विभागों तथा जिला स्तर के निकायों द्वारा आपदा की रोकथाम तथा उसके प्रभावों के न्यूनीकरण के उपाय सुनिश्चित करवाना। चौथा आपको देखिए यह सुनिश्चित करना कि NDMA तथा SDMA द्वारा निर्धारित आपदा की रोकथाम प्रभाव के न्यूनीकरण निपटने की तैयारी तथा अनुक्रिया उपायों आदि दिशा निर्देशों का पालन जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पाँचवां जिले के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों कर्मचारियों तथा जिले के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों कर्मचारियों तथा सुरक्षित राहत कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और समन्वय। छठा आपके यहाँ पर के स्थानीय प्राधिकारियों सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा की रोकथाम अथवा न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाना। सातवां आपको यहाँ पर क्या पूर्व चेतावनी तथा जन सामान्य को सूचना सही तरीके से पहुँचाने की प्रक्रिया को स्थापित करना उसकी समीक्षा करना तथा उसका उन्नयन करना। आठवां आपके यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन में संलग्न जिले भर के सरकारी विभागों वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी गैर सरकारी संगठनों की जरूरी सलाह देना तथा उनमें आपसी समन्वय स्थापित करना। नवा आपको ऐसे भवनों स्थानों को चिन्हित करना जो कि आपदा के संभावित खतरे की स्थिति अथवा ऐसे आपदा के समय सहाय केंद्रों अथवा शिविरों के रूप में काम में लाए जा सके। इन भवनों स्थानों पर पीने के पानी तथा साफ सफाई इत्यादि की समुचित व्यवस्था करना। 10वां ऐसे अन्य कार्य संपादित करना जो कि राज्य सरकार अथवा SDMA द्वारा उसे सौंपे जाए और जिन्हें जिले में आपदा प्रबंधन के लिए DDMA जरूरी समझे। यहाँ सब के आपको ये अध्याय पूरी तरह से ये भाग पूरी तरह से फिनिश होता है। आपको अगला जो भाग आपके यहाँ पर है भाग 9 अन्य संविधान आयाम इसको आज बाद में पढ़ेंगे।